फिलॉसफी हब कैफे फिलॉसफी के इस शांत और वैचारिक माहौल में सुनने वालों का एक बार फिर स्वागत है। आज का ये गहरा वैचारिक सत्र कोई रोजमर्रा की चर्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम एक ऐसी विडंबना को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम हर दिन अपनी हथेलियों में लेकर चलते हैं, पर उस पर ठहर कर विचार करने का समय हमारे समाज के पास नहीं है। जी, क्योंकि हम लगातार भाग रहे हैं। बिल्कुल। और आज के इस विमर्श के केंद्र में है निकोलस कार की साल 2025 में आई पुस्तक सुपर ब्लूम। बहुत ही प्रासंगिक किताब है। मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि इस किताब का उपशीर्षक ही अपने आप में एक बहुत बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल खड़ा करता है। जी। सवाल ये है कि कैसे संचार की वे तमाम तकनीकें जिन्हें हमें एक दूसरे से जोड़ने के लिए बनाया गया था, वे असल में हमें मानसिक और सामाजिक रूप से बहुत दूर कर रही हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। घटना को समझाने के लिए सुपर ब्लूम का जो रूपक इस्तेमाल किया है, मतलब वो बहुत ही दिलचस्प है। ये रूपक वास्तव में बहुत बहुत गहरा है। अगर हम इस बड़े परिदृश्य को समझें तो सुपर ब्लूम कोई कोरी कल्पना नहीं है। जी। ये एक प्राकृतिक घटना है जो मानव समाज की आज की स्थिति का एकदम सजीव चित्रण करती है। हमें 2019 के वसंत की उस घटना को याद करना होगा। कैलिफोर्निया वाली। हाँ, कैलिफोर्निया के वॉकर कैनियन के सूखे रेगिस्तान में अचानक बहुत भारी बारिश हुई थी। और उसके बाद जो हुआ वो प्रकृति का एक दुर्लभ चमत्कार था। वहां लाखों करोड़ों नारंगी रंग के फूल, जिन्हें पॉपीज कहा जाता है, एक साथ खिल उठी। एक साथ, एक ही समय पर। बिल्कुल। इसी घटना को सुपर ब्लूम का नाम दिया गया। शुरुआत में यह दृश्य अकल्पनीय रूप से खूबसूरत था। जो भी वहां गया उसे लगा कि ये कोई जादुई अनुभव है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो खूबसूरती और वो जादू बहुत लंबे समय तक नहीं टिका। नहीं, बिल्कुल नहीं टिका। कुछ ही दिनों में उस प्राकृतिक चमत्कार ने एक भयानक तबाही का रूप ले लिया था। स्थानीय लोगों ने इसे फ्लावर मैगेडन कहना शुरू कर दिया था। फ्लावर मैगेडन। पर आखिर फूल किसी के लिए तबाही कैसे बन सकते हैं? यहीं वो बिंदु है जहां ये रूपक हमारी आज की दुनिया से जुड़ता है। हाँ। हुआ ये कि उस सुंदरता को देखने के लिए पर्यटकों की इतनी बड़ी बाढ़ आ गई कि वहां का पूरा प्राकृतिक संतुलन ही चरमरा गया। जी। लोगों की भीड़ ने उन खूबसूरत फूलों को अपने पैरों तले रौंद दिया। मीलों लंबे ट्रैफिक जैम लग गए, दुर्घटनाएं होने लगीं और अंततः उस क्षेत्र के निवासियों के मन में बाहर से आने वाले पर्यटकों के प्रति गहरा क्रोध और कड़वाहट भर गई। जो चीज शुरुआत में एक वरदान लग रही थी, एक अद्भुत सौंदर्य लग रही थी, वो बहुत जल्द एक संकट बन गई। तो आज हमारे इस विचार मंथन का मिशन भी ठीक यही समझना है। बिल्कुल। सूचनाओं का ये जो सुपर ब्लूम है, इंटरनेट और सोशल मीडिया का ये अथाह सागर, जो शुरुआत में मानव जाति के लिए ज्ञान और जुड़ाव का एक अभूतपूर्व वरदान लग रहा था, वो कैसे अब हमारे मन और समाज के लिए गहरा अनसुलझा संकट बन गया है। सही कहा। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जब भी हम संचार के इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि सूचनाओं के जरिए एक आदर्श समाज बनाने का भ्रम हमेशा से विज्ञान और तकनीक के साथ जुड़ा रहा है। ये हमेशा से होता है। 20वीं सदी की शुरुआत में समाजशास्त्री चार्ल्स हॉटन कुले का भी तो यही मानना था कि जैसे जैसे समाज में संचार बढ़ेगा, लोगों के बीच सहानुभूति और आपसी समझ का विस्तार होगा। और अगर हम आज के युग में देखें तो मार्क जुकरबर्ग ने भी अपने प्लेटफॉर्म की शुरुआत इसी दावे के साथ की थी कि ये तकनीक एक तर्कसंगत और शांतिपूर्ण वैश्विक समाज का निर्माण करेगी। देखिए, ये कोई नया दावा नहीं है। हर नई संचार तकनीक एक नए मसीहा की तरह प्रस्तुत की जाती है। जी। अगर हम इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं, तो रेडियो और टेलीग्राफ के आविष्कारकों की सोच भी बिल्कुल ऐसी ही थी। 1898 में निकोला टेस्ला और 1912 में गुग्लियमो मार्कोनी। इन दोनों का विजन। हाँ, इन दोनों वैज्ञानिकों का ये दृढ़ विश्वास था कि जब दूर संचार के माध्यम से दुनिया के अलग अलग कोने आपस में जुड़ जाएंगे तो गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। मतलब उन्हें लगता था कि संवाद से सब सुलझ जाएगा। बिल्कुल। उनका मानना था कि अज्ञानता ही सारे युद्धों का मूल कारण है, और जब सूचनाएं हर जगह पहुंचेंगी तो वो अज्ञानता मिट जाएगी और दुनिया से युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इतिहास के पन्ने पलटे तो सच्चाई का विरोधाभास कुछ और ही कहानी बयां करता है। हकीकत बहुत अलग थी। उसी रेडियो का आविष्कार, जिसे शांति का दूत माना जा रहा था, 1930 के दशक में एक बिल्कुल अलग रूप ले लेता है। ये एक तटस्थ ऐतिहासिक तथ्य है कि रेडियो का सबसे प्रभावी इस्तेमाल उस दौर में फासीवाद और राज्य प्रायोजित प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए किया गया। बिल्कुल सही। विचारों को समाज पर थोपने और जनता को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग हुआ,
न कि शांति स्थापित करने के लिए। ये साबित करता है कि कोई भी तकनीक अपने आप में तटस्थ नहीं होती है। और यही कारण है कि आज की तकनीक की आलोचना को हमें बहुत गहराई से समझना होगा। जी। लेखक माइकल शर्मर ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और बौद्धिक उदाहरण दिया है, जिसे हम आलोचना के 3 स्तरों के रूप में देख सकते हैं। 3 स्तर? जी, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहला स्तर उन लोगों का है जो मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। बिना किसी विज्ञान के। हाँ, ये बिना किसी वैज्ञानिक आधार या प्रमाण के कही गई बात थी। दूसरा स्तर उन लोगों का आया जिन्होंने विज्ञान की मदद से ये साबित किया कि पृथ्वी गोल है, जो कि एक प्रगति थी। ये निश्चित रूप से एक प्रगति थी। लेकिन तीसरा और सबसे गहरा स्तर उन विचारकों का था जिन्होंने ये समझा कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि वो ध्रुवों से थोड़ी चपटी है। ओबलेट स्फेरॉइड। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरी समझ थी। तो अगर हम इस उदाहरण को आज के इंटरनेट से जोड़ें तो इसका मतलब ये हुआ कि निकोलस कार उन लोगों में से नहीं है जो कहते हैं कि इंटरनेट को पूरी तरह बंद कर दो। नहीं, वे ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। या वापस आदि मानव युग में लौट चलो। यानी वे पहली श्रेणी के चपटी पृथ्वी वाले आलोचक नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। वे तीसरी श्रेणी के विचारक हैं। वे मानते हैं कि ये संचार तकनीक बहुत जटिल है, इसके फायदे हैं, लेकिन इसके संज्ञानात्मक नुकसानों को, यानी हमारे सोचने की प्रक्रिया पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों को हमें अत्यंत सूक्ष्मता से समझना होगा। और ये हमें उस बिंदु की ओर ले जाता है जो इस पूरी चर्चा का आधार है, माध्यम का प्रभाव। हाँ, माध्यम का प्रभाव और गति का अभिशाप। संचार का माध्यम केवल संदेश को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता, वो हमारे सोचने के तरीके, हमारे मस्तिष्क की पूरी संरचना को ही बदल देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जोहान्स वर्मीर की उस प्रसिद्ध पेंटिंग की कल्पना करें। खिड़की के पास पत्र पढ़ती हुई लड़की। हाँ, उस चित्र में एक ठहराव है। पत्र लिखना और उसे पढ़ना दोनों ही बेहद धीमी प्रक्रियाएं थी। उसमें एक गहराई थी। उसमें आत्ममंथन था, एक तरह का एकांत था। वो व्यक्ति समुद्र में गहराई तक जाने वाले एक गोताखोर की तरह था, जो विचारों और भावनाओं की सतह के नीचे उतरता था। और आज की तकनीक ने हमें उस गहरे गोताखोर से बदलकर लहरों पर तेजी से दौड़ने वाले जेट्स की सवार में तब्दील कर दिया है। जेट्स की? हम बहुत तेज हैं, लेकिन हम पूरी तरह से सतही है। बिल्कुल सतही। हम बस एक लहर से दूसरी लहर पर छलांग लगा रहे हैं। जानकारी के इस तेज भाव का नतीजा ये हुआ है कि हमारे जीवन से गहन चिंतन गायब हो गया है। जी। और उसकी जगह स्वचालित और आवेगी प्रतिक्रियाओं ने ले ली है। जी। हम विचार नहीं करते, हम केवल प्रतिक्रिया देते हैं। और इस स्वचालित प्रतिक्रिया को समझने के लिए हमें 2009 में जाना होगा, जब सोशल मीडिया पर रीट्वीट बटन आया था। हाँ, रीट्वीट या शेयर बटन, ये केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं था, ये मानव मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। कैसे? उससे पहले अगर किसी को कोई विचार साझा करना होता था तो उसे उस टेक्स्ट को कॉपी करना पड़ता था, फिर उसे पेस्ट करना पड़ता था। एक तरह की मेहनत थी उसमें। बिल्कुल। इस छोटी सी प्रक्रिया में जो चंद सेकंड लगते थे, वो दरअसल एक वैचारिक ब्रेक या डिजाइन का घर्षण था। वो ठहराव इंसान के दिमाग को ये सोचने का मौका देता था कि क्या मैं सच में ये कहना चाहता हूँ, क्या मैं इसे गुस्से में फैला रहा हूँ। ये बहुत ही दिलचस्प है। उस एक बटन ने वो मानसिक ब्रेक पूरी तरह से खत्म कर दिया। पूरी तरह से। और जैसे ही वो घर्षण हटा, तर्क पीछे छूट गए और भावनाएं, विशेषकर क्रोध और नफरत, तर्कों से कई गुना ज्यादा तेजी से फैलने लगी। गति ने हमारी विचार करने की क्षमता को मानो कुंद कर दिया। एकदम सही। और इसी का सीधा असर हमारे आपसी रिश्तों और समाज पर पड़ा है। वास्तविक दुनिया में हम वैचारिक मतभेदों को बहुत आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक भावनात्मक टीकाकरण होता है। ये भावनात्मक टीकाकरण समाजशास्त्र का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। इसे ऐसे समझें, वास्तविक जीवन में जब हम लिफ्ट में किसी के लिए दरवाजा पकड़ते हैं, किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराते हैं, या अपने किसी अलग विचार वाले सहकर्मी के साथ बैठकर चाय पीते हैं, तो एक रिश्ता बनता है। हाँ, हम अचेतन रूप से एक भावनात्मक जुड़ाव बना रहे होते हैं। ये जुड़ाव एक टीके की तरह काम करता है। जी। अगर कल को हमें पता चले कि उस व्यक्ति के राजनीतिक या सामाजिक विचार हमसे बिल्कुल अलग हैं, तब भी हम उसे अचानक नफरत नहीं करने लगेंगे, क्योंकि हम उसे एक इंसान के रूप में देख चुके हैं। बिल्कुल। उस चाय और उस मुस्कान ने हमें एक दूसरे के इंसान होने का एहसास करा दिया है। डिजिटल दुनिया में ये टीकाकरण पूरी तरह से गायब है, और उस टीकाकरण के अभाव में समाज थिन स्लाइसिंग का शिकार हो रहा है। थिन स्लाइसिंग, ये बहुत खतरनाक है। मतलब किसी इंसान की पूरी शख्सियत, उसके पूरे वजूद का मूल्यांकन
महज एक 15 सेकंड के वीडियो या एक तस्वीर के आधार पर कर लेना। ये ऐसा है जैसे हमारे दिमाग को रिफाइंड शुगर का एक हेवी डोज दे दिया गया हो। सही कहा। वास्तविक जीवन की बातचीत प्राकृतिक फल की तरह है जिसे पचाने में समय लगता है, लेकिन ये 15 सेकंड का वीडियो एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलस है जो हमारे अंदर बिना किसी वास्तविक वजह के नफरत और ध्रुवीकरण पैदा कर रहा है। यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक पहेली है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो क्या है? अति परिचय का खतरा। हम अक्सर मानते हैं कि हम किसी के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे हमारे रिश्ते उतने ही बेहतर होंगे। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन माइकल नॉर्टन और डैन एरियाली का शोध एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाता है। शोध बताता है कि जब हम किसी के बारे में बहुत अधिक सतही बातें जानने लगते हैं, जैसे उन्होंने आज दोपहर क्या खाया, वे छुट्टियां मनाने कहाँ जा रहे हैं, जो हम सोशल मीडिया पे रोज देखते हैं, बिल्कुल, तो उनके प्रति हमारी सहानुभूति बढ़ने के बजाय अक्सर चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़ी दूरी, थोड़ा रहस्य रिश्तों में एक सम्मान बनाए रखता है। सोशल मीडिया उस रहस्य को खत्म करके एक अजीब सी ऊब और नफरत पैदा कर देता है। ये तो हुई व्यक्तिगत रिश्तों की बात, लेकिन अगर हम इसे विचारों की इको चेंबर और विपरीत विचारों के संदर्भ में देखें तो एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। जी। क्रिस बेल का शोध ब्रेकिंग द सोशल मीडिया प्रिज्म हमारी पारंपरिक सोच को पूरी तरह पलट देता है। बिल्कुल पलट देता है। आम धारणा तो यही है कि अगर हम उन लोगों के विचार सुनेंगे जो हमसे असहमत हैं, तो हमारा दिमाग खुलेगा, हमारी समझ बढ़ेगी। लेकिन क्रिस बेल के शोध ने पाया कि जब लोगों को सोशल मीडिया पर विपरीत विचार पढ़ने के लिए दिए गए, चाहे वे किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, तो परिणाम बिल्कुल उल्टे थे। उल्टे थे? वे और कट्टर हो गए? हाँ, ऐसा क्यों हुआ कि विरोधी विचार पढ़ने से लोग खुले विचारों वाले होने के बजाय और ज्यादा कट्टर हो गए? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा मस्तिष्क एक विशेष तरीके से काम करता है। ये किसी एक राजनीतिक विचारधारा की कमी नहीं है, ये शुद्ध रूप से मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव? जी। जब हम बिना किसी भावनात्मक टीकाकरण के, बिना किसी इंसानी जुड़ाव के, केवल एक ठंडी स्क्रीन के माध्यम से विपरीत विचारों का सामना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे एक नई जानकारी या ज्ञान की तरह नहीं देखता। तो वह उसे क्या मानता है? वह उसे एक व्यक्तिगत हमले की तरह महसूस करता है। ओह, एक हमला? हाँ, और जब भी हमले की स्थिति बनती है तो इंसान हमेशा अपनी रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है। वो अपने ही विचारों पर और अधिक मजबूती से अड़ जाता है। ये रक्षात्मक मुद्रा और ये निरंतर वैचारिक युद्ध अब समाज पर एक बहुत गहरे घाव में बदल चुका है। एक ऐसा घाव जो अब दिखाई देने लगा है। और जब हम इसके मनोवैज्ञानिक परिणामों पर विचार करते हैं तो ये विवाद और भी संवेदनशील हो जाता है। जॉनथन हाइट की पुस्तक द एंग्शियस जनरेशन इस पिया को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखती है। आंकड़ों के अनुसार 2012 के बाद से, जब से सोशल मीडिया पूरी तरह से मोबाइल फोन के जरिए हमारी हथेलियों में आ गया, समाज में अवसाद, नींद की कमी, अकेलापन और आत्म नुकसान की प्रवृत्ति में डरावनी वृद्धि हुई है। बहुत डरावनी। विशेषकर युवा पीढ़ी में ये अब केवल एक वैचारिक बहस नहीं रही, ये असल में हमारे दिमाग और शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। बिल्कुल, ये वास्तव में एक गहरा मानवीय संकट है। जी। हम अक्सर इसे केवल विचारों की लड़ाई समझ लेते हैं, लेकिन ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा नुकसान है। नींद का छिन जाना इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। नींद का छिन जाना? नींद केवल आराम नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क की मरम्मत की एक बहुत ही जटिल जैविक प्रक्रिया है। जब वो बाधित होती है तो पूरा तंत्रिका तंत्र टूटने लगता है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली एक और स्थिति है जिसे चिकित्सा विज्ञान में MSMI कहा जा रहा है, यानी मास सोशल मीडिया इंड्यूस्ड इलनेस। मास सोशल मीडिया इंड्यूस्ड इलनेस? हाँ, ये दिखाता है कि ये प्रभाव कितना भौतिक हो चुका है। इस बारे में जर्मनी के यूट्यूबर जॉन जिमरमैन का मामला एक बहुत ही डरावना उदाहरण है। जी, वो मामला बहुत गंभीर था। उसे टॉरेट सिंड्रोम था, एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति जिसमें व्यक्ति अनैच्छिक रूप से शारीरिक हरकतें करता है या बिना चाहे कुछ शब्द बोल पड़ता है। लेकिन जो हुआ वो चिकित्सा जगत के लिए भी हैरान करने वाला था। हाँ, और वो हैरानी इसलिए थी क्योंकि उस यूट्यूबर को लगातार देखने वाले हजारों स्वस्थ युवाओं में भी बिल्कुल वैसी ही शारीरिक हरकतें और बीमारी विकसित हो गई। ये तो बहुत खौफनाक है। ये कोई नाटक नहीं था। न्यूरोलॉजिस्ट ने जब जांच की तो पाया कि ये कोई वास्तविक टूरेट सिंड्रोम नहीं था, बल्कि ये विशुद्ध रूप से सामाजिक छूत या मनोवैज्ञानिक सुझाव का परिणाम था। मतलब महज देखने भर से? जी। उन युवाओं के दिमाग ने स्क्रीन पर देखते देखते अचेतन रूप से उस बीमारी को अपना लिया था।
ये इस बात का पक्का सबूत है कि डिजिटल नेटवर्क हमारे अचेतन मन पर कितना गहरा, कितना भौतिक और कितना खतरनाक प्रभाव डाल सकते हैं। ये तो एक तरह का हिप्नोटिज्म लगता है। बिल्कुल। दिमाग के इसी अचेतन प्रभाव का एक और रूप हमें नैतिक दिखावा या मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग में देखने को मिलता है। मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग। हम हर रोज देखते हैं कि ऑनलाइन कुछ लोग खुद को बहुत बड़े नैतिक रक्षक के रूप में पेश करते हैं। वे हर छोटी बात पर क्रोधित होते हैं, हर किसी को सुधारने का बीड़ा उठाते हैं। जी। हम अक्सर उन्हें सामाजिक न्याय का सच्चा रक्षक मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान के शोध यहाँ एक बहुत ही अलग कहानी बताते हैं। क्या कहानी? शोधकर्ताओं ने पाया है कि ऐसे लोग जो इंटरनेट पर हर बात पर अत्यधिक आक्रोशित होते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वे असल में गहरी सहानुभूति या नैतिकता से प्रेरित नहीं होते। अच्छा, तो फिर किस चीज से प्रेरित होते हैं? उनका यह व्यवहार मुख्य रूप से आवेगीपन और आत्ममुग्धता से प्रेरित होता है। आत्ममुग्धता? हाँ, यह दूसरों की पीड़ा से जुड़ने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह दुनिया को साबित करने की एक अंधी होड़ है कि मैं तुम सबसे नैतिक रूप से श्रेष्ठ हूं। एक तरह का दिखावा। ये एक तरह की डिजिटल आत्म प्रशंसा है जो समाज में न्याय नहीं लाती, बल्कि केवल शोर और कड़वाहट बढ़ाती है। तो इतने गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पतन को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हम इस ढलान पर बस फिसलते ही जाएंगे या इसका कोई ठोस समाधान भी है? समाधान तो ढूंढना होगा। निकोलस कार अपनी पुस्तक में इसका एक समाधान सुझाते हैं, डिजाइन में घर्षण वापस लाना, यानी हमारी तकनीक में जानबूझकर वैचारिक रुकावटें डालना। ये एक बहुत ही व्यावहारिक विचार है। घर्षण का मतलब है उस ठहराव को वापस लाना जो हमने अपनी तेज गति में खो दिया है। उदाहरण के लिए, किसी पोस्ट को शेयर या रीट्वीट करने से पहले सिस्टम अगर 1 या 2 मिनट का ठहराव दे दे, या कोई सवाल पूछे, हाँ, या एक पॉपअप आए जो पूछे कि क्या आपने वास्तव में ये लेख पूरा पढ़ा है, ये छोटा सा ब्रेक, ये कुछ सेकंड का विलंब इंसान के तार्किक दिमाग को जागने का समय देता है, ताकि हम सोच समझकर कदम उठाएं। बिल्कुल, ताकि केवल अंधी भावनाएं ही हमारे कार्यों को नियंत्रित न करें। विचार तो बहुत सुंदर है, पर मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। क्या ये वास्तव में संभव है? यही तो पेच है। सोशल मीडिया कंपनियों का पूरा व्यापारिक ढांचा ही हमारी इस आवेगी प्रतिक्रिया पर टिका हुआ है। वे हमारे ठहराव से या हमारी समझदारी से पैसा नहीं कमाते। नहीं, वे हमारी बेकरारी और हमारे गुस्से से पैसा कमाते हैं। तो वे जानबूझकर अपने ही व्यापार मॉडल को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? ये एक बहुत ही कड़वा सच है, और यही वो बिंदु है जहां भविष्य का दर्शन बहुत जटिल हो जाता है। कंपनियां खुद ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का हस्तक्षेप एक बहुत ही अलग और चौंकाने वाला परिदृश्य प्रस्तुत कर रहा है। एआई का हस्तक्षेप? जी। वर्तमान में सोशल मीडिया की खासियत यह है कि जो व्यक्ति उपभोक्ता है वही निर्माता भी है। हर इंसान अपनी कहानी कह रहा है। जी। लेकिन एआई इस ढांचे को पूरी तरह बदल सकता है। भविष्य में एआई इतनी तेजी से और इतनी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन करेगा कि आम इंसान सामग्री बनाना ही छोड़ देगा। हम शायद वापस 1930 के दशक जैसे एक तरफा प्रसारण मॉडल में चले जाएंगे। यानी वो युग जहां मुट्ठी भर बड़े केंद्र या एआई सिस्टम सामग्री बनाएंगे और बाकी पूरी दुनिया सिर्फ उसे मूक दर्शक बनकर ग्रहण करेगी। बिल्कुल वैसा ही। अगर ऐसा होता है तो शायद हमारे बीच का ये रोजमर्रा का ध्रुवीकरण और शोर थोड़ा कम हो जाए। लेकिन इसके साथ ही व्यक्तिगत आवाजें जिन्हें अभिव्यक्ति का एक मंच मिला था, वो भी हमेशा के लिए उस मशीनी शोर में दब जाएंगी। ये एक बहुत ही भयानक शांति होगी। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बहुत स्पष्ट होकर उभरती है। जी। स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति हमेशा से मानव समाज के लिए सबसे मूल्यवान आदर्श रहे हैं। हमेशा से। लेकिन जब उस स्वतंत्रता को बिना किसी वैचारिक ठहराव के एक ऐसे एल्गोरिथम के हवाले कर दिया जाए जो हमारे सबसे उथले, सबसे हिंसक और सबसे आवेगी भावों को इनाम देता है, तो वो सूचनाओं का सुपर ब्लूम समाज के लिए एक तबाही में बदल जाता है। बिल्कुल सही निष्कर्ष है ये विमर्श सच में हमें अपनी डिजिटल आदतों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। फिलॉसफी हब कैफे फिलॉसफी का उद्देश्य ही यही है कि हम सतह से नीचे उतरकर चीजों को समझें। सुनने वालों, अगर इस गहन विचार मंथन ने मन में कोई नई रोशनी जगाई है, किसी नई सोच को जन्म दिया है, तो कैफे फिलॉसफी के इस वैचारिक मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करें। जी। इसे उन लोगों के साथ साझा करें,
इसे लाइक करें, जो इस अंतहीन शोर के बजाय विचारों की गहराई और जीवन में एक ठहराव की तलाश में है। और अंत में मैं इस पूरी चर्चा से उपजे गहरे विचार के साथ आज के इस सत्र को विराम देना चाहूंगा। अगर इतिहास में संचार के हर नए माध्यम ने हमें ये भ्रम दिया है कि हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जबकि असल में हम अपने ही बनाए गए डिजिटल दर्पणों के चक्रव्यूह में कैद होते जा रहे हैं, तो शायद आज के युग में सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम बोलना या लिखना नहीं है। तो वो क्या है? शायद सबसे बड़ा विद्रोह यह है कि कुछ पल के लिए स्क्रीन को बंद कर दिया जाए और उस गहरे गोताखोर की तरह पूर्ण मौन में उतरा जाए। सवाल यह है कि क्या हम आज के शोर शराबे से दूर होकर पूर्ण एकांत में अपने असली स्वरूप का सामना करने का साहस जुटा सकते हैं?